आज हम बात करेंगे चंवर वंश के बारे में कि चंवर वंश में आज की कौन कौन सी जातियों की उत्पत्ति हुई और चंवर वंशीय लोग किन देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो इन सब बातों की जानकारी आज आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनमोल इतिहास में। आज हम आपसे 2 किताबों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहले भी हमने जिन किताबों से जानकारी दी है उनके नाम बताए हैं, फिर भी कमेंट आते हैं कि ये बातें हमारे दिमाग की उपज हैं। अगर आप सबको ये लगता है कि बताई हुई बातें गलत हैं तो प्लीज़ किताब लाकर पढ़ें और फिर कहें कि हम गलत बताए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये 2 वो किताबें हैं जिनके बारे में आपको हम बता रहे थे। इन दोनों ही पुस्तक में चमार शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि SC/ST एक्ट के अनुसार चमार शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है, लेकिन इस पुस्तक में बार बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है। उम्मीद करते हैं कि किसी को इस शब्द पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं कि इसमें आगे क्या लिखा है। नीम का पेड़ भी इन मूढ़ बुद्धि चमारों के मन मस्तिष्क में घुसा हुआ है और शायद दूसरे पेड़ों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा इस पेड़ की पूजा की जाती है। कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनके टोटके के रूप में इसकी पूजा का पता चलता है। इसके पत्ते और टहनियों का उपयोग भूत प्रेत को दूर भगाने के लिए और कई तरह के जादू सिखाने के लिए किया जाता है। शीतला माता, जिसे चेचक की देवी कहा जाता है, उनका जो निवास है वह नीम के पेड़ को ही माना जाता है। सूर्य और सांप की पूजा भी इसी पेड़ से जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि चंवर वंशीय नीम के पेड़ को बहुत अच्छा मानते थे और उसकी पूजा भी करते थे। इसके आगे लिखा है, गाय और बैल दोनों को पवित्र माना जाता है। गाय के दूध से बने 5 पदार्थों को मिलाने से किसी अदृश्य आत्मा को भगाने का एक मिश्रण तैयार होता है। व्यक्ति के मरने पर उसकी आत्मा को भवसागर से पार कराने के लिए गाय बहुत सहायता करती है। चमार लोग गाय के सामने अपना सिर झुकाते हैं, अर्थात गाय को वो बहुत पवित्र मानते हैं। इसी में आगे लिखा है, कुछ भागों में लोग गौमांस नहीं खाते, यद्यपि वे मरी हुई गाय का मांस खा लेते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जीवित गाय का मांस नहीं खाते थे। अगर कोई गाय मर चुकी है तो उसका वह मांस खा लेते थे। ये सारा इतिहास देश के आज़ाद होने से पहले का है। इसके आगे लिखा है, भैंसा काली का वाहन है, यानी कि जो काली माता है उसका वाहन है। खरीदने के समय चमार भैंसा और दूसरे पशुओं की पूजा करते हैं। काला सांभर और हाथी भी पूजे जाते हैं। बंदर को बांझपन दूर करने हेतु पूजा की जाती है और हनुमान के रूप में भी, जो कि प्रायः हर गांव में संरक्षक देवता है। यानी कि हनुमान जी को पुराने समय में गांव का संरक्षक देवता माना जाता था और चंवर वंशी भी उनकी पूजा करते थे। इसके आगे लिखा है, प्रेत या परेत अर्थात स्त्री प्रेतन या पुरुष प्रेत किसी अपंग अथवा शारीरिक दोष वाले पुरुष अथवा औरत की आत्मा होती है। जैसे आजकल आप लोगों ने सुना होगा प्रेत है या फिर कोई कहता है प्रेतन है। तो कौन होते हैं ये प्रेत या प्रेतन? कोई अपंग व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उसकी आत्मा जो है वो प्रेत कहलाती है। इसके आगे लिखा है, प्रेत आत्माओं के इस वर्ग में उन व्यक्तियों की आत्माएं होती हैं जो लंगड़े या अपंग रहे हों। सीधे शब्दों में कहा जाए तो कोई व्यक्ति लंगड़ा या लूला है या किसी भी प्रकार से वह शारीरिक अपंग है। यदि उसकी मृत्यु हो गई, इसके बाद उसे प्रेत या फिर परेत ऐसे नामों से पुकारा जाता है। किसी छोटे अथवा नवजात शिशु जो समय से पहले ही मर गया हो, उसकी आत्मा को परेत कहा जाता है। इस तरह की मान्यताएं उस समय समाज में फैली हुई थी और ये मान्यताएं अधिकतर चंवर वंशियों में फैली हुई थी। अब चंवर वंशी कौन है उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। यहाँ पर आगे लिखा है, पिशाच आदमी के पाप कर्म से प्राप्त अवस्था है और वास्तविक रूप से वह पाप कर्म ही आदमी का शरीर धारण कर लेता है। जैसे कि यदि कोई खाट में सड़ता हुआ मरता है या कोई चोर प्रवृत्ति का है या किसी में पागलपन हो या जुनून हो, तो ऐसे मनुष्य की आत्माएं पिशाच का रूप धारण कर लेती हैं।
एक दूसरी भयानक प्रेतात्मा मसान है जो अपेक्षाकृत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। खासकर बच्चों के साथ इनका व्यवहार बहुत ही खराब होता है। यह मसान, पिशाच, भूत, प्रेत, ये सारे नाम इन चमरवंशियों को दिए गए हैं और आजकल हर व्यक्ति इनसे परिचित है। आगे लिखा है कि मसान को नीची जाति जैसे तेली के बच्चे से बना पिशाच कहा जाता है। यहाँ पर तेली जाति का भी उल्लेख आया है। तेली जाति के जो बच्चे से बना पिशाच है उसको मसान कहा जाता है। और पिशाच यानी मसानी शमशान घाट की प्रेतात्मा होती है। बुझी हुई चिता की राख से यह मसानी निकलती है और आने जाने वाले लोगों पर अपना कहर ढाती है और परेशान भी करती है। मसान रंग में काली और दिखने में शीघ्र ही अदृश्य होने वाली होती है। उसे प्रायः शीतला माता की बहन का दर्जा दिया जाता है। इसके आगे लिखा है, राक्षस मनुष्य भक्षी या दैत्य होते हैं जो पेड़ों पर एक विशेष रूपी पक्षी में या पानी के हौज या फिर जलाशय में पाए जाते हैं। वे कभी कभी मृत शरीर को भी पुनर्जीवित कर देते हैं। तो इस तरह की बेफजूल मान्यताएं भी उस समय समाज में प्रचलित थी और आज भी हमें ये मान्यताएं कुछ जगहों पर दिखाई देती हैं। मसान का नाम आप लोगों ने खूब सुना है। राक्षस का, पिशाच का, मसानी का, दैत्य का, नरभक्षी मनुष्य का, इस तरह के नाम भी आप लोगों ने अवश्य सुने होंगे। किस्से कहानियों में तो ये उसी समय की प्रचलित कहानियां हैं। इसके आगे लिखा है, वह देवी देवता जिनकी नाराजगी बीमारी लगती है स्थानीय ही होते हैं। इसका मतलब ये है कि वह देवी देवता जो नाराज हो जाएं तो वह बीमारी के रूप में लग जाते हैं। इसके आगे लिखा है, किसी भी प्रेत से बीमारी हो सकती है। कोई बीमारी किस प्रेत से हुई है, सयाना या भगत इसकी पहचान कर लेता है। भगत के बारे में आपको बता दें कि भगत उसे कहा जाता है जो तांत्रिक होते हैं, छोटे मोटे गांवों में पाए जाते हैं। वो भूत प्रेतों को झाड़ने का काम करते हैं। उनको ही यहाँ पर भगत कहा गया है और उन्हीं की यहाँ पर बात भी हो रही है। इसके आगे लिखा है, कुछ बीमारियों के जातिचक नाम भी होते हैं, जैसे चेचक के रूप में चमारिया कहा जाता है। जिसे कि आजकल चेचक कहा जाता है उसको चमारिया भी कहा जाता है। लेकिन बड़ी ही मज़ेदार बात यह है कि जो चेचक है उसको ठीक करने के लिए शीतला माता की पूजा की जाती है। अब शीतला माता के बारे में उसमें क्या लिखा है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। चेचक की देवी शीतला माता, इन्हें माता, माँ, जगरानी, माताबाई, जगदम्बा, कलेजे वाली ठंडी और पपोले वाली इन सब नामों से भी जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये नीम के वृक्ष में रहती हैं या उनका निवास है। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी शीतला की सप्तमी मानी जाती है और उस दिन शीतला माई को भोग लगाया जाता है। उस दिन आग नहीं जलाई जाती। जून के महीने में प्रत्येक सोमवार को भी शीतला माता की पूजा की जाती है। केवल महिलाएं और जो बच्चे हैं वही शीतला माता की पूजा करते हैं, पुरुष नहीं करते हैं। ग्रह देवी के रूप में उन्हें ठंडी माता कहा जाता है और जल पात्रों के पीछे उनका वास होता है, जहां घर की बुजुर्ग औरतें शीतल जल और शीतल भोजन से शीतला देवी का पूजन करती हैं। उनके विशिष्ट वेदियां और छोटे छोटे मंदिर होते हैं। इन मंदिरों में भगत, चमार या भंगी जैसी नीच जाति का कोई व्यक्ति होता है। यानी कि जो शीतला माता का मंदिर है उसमें पहले कोई नीच जाति का ही पुजारी होता था, चाहे वो चमार जाति का पुजारी हो या फिर भंगी जाति का। लेकिन आजकल जो शीतला माता का स्वरूप है वो पूरी तरह से बदल चुका है और यहाँ पर जो इतिहास की बात हो रही है वो देश के आज़ाद होने से पहले की हो रही है कि उस समय हमारे देश में कैसी कैसी मान्यताएं थी, उस समाज में कैसे कैसे अंधविश्वास फैले थे। इसके आगे लिखा है, शीतला माता का एक मंदिर मुजफ्फरनगर जिले में है जहाँ उजाली माता के रूप में इनको पूजा जाता है। तो शीतला माता की पूजा हमारे देश में खूब होती है, लेकिन ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि थोड़े से पीछे जाओ, यानी कि देश आज़ाद होने के पहले तो शीतला माता के मंदिरों में खासकर दो जाति के लोग रहते थे, चमार जाति और भंगी जाति। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उस समय जो चवर वंशी थे वह इन देवी देवताओं की पूजा करते थे। और भी देवी देवता हैं, लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है उन्हीं की बात की गई है।
अब हम आप लोगों को इस दूसरी पुस्तक से कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जो कि आप लोगों के लिए अति आवश्यक होंगी। चंवर वंशियों की एकता में बिखराव, काम के आधार पर अलग अलग जातियां, यानी कि चंवर वंश जो था उससे आज की कौन कौन सी जातियों की उत्पत्ति हुई है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। हालांकि कुछ जानकारी हम पिछले के वीडियो में भी दे चुके हैं, आप इस वीडियो को 368 वीडियो का सेकंड पार्ट ही समझें। इसके आगे लिखा है, मूल निवासियों को आर्यों ने युद्ध में हराकर दास बना लिया था। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में सुना कि हम आपको बताए थे कि आर्यों की जगह आप यवनों को याद रखना चालू कर दें, क्योंकि भारत में आज जो यवन रहते हैं वह स्वयं को आर्य ही कहते थे, तो यहाँ पे आर्यों की जगह यवन शब्द होना चाहिए था। इसके आगे लिखा है, चमड़े का स्रोत पशुधन इन्हीं की देखरेख में छोड़ दिया गया। मुख्य रूप से खेती से जुड़े काम इनसे लिए जाने लगे। जैसे चंवर वंशियों को यवनों ने हराया तो इनसे खेती के काम करवाने लगे थे। आगे लिखा है, इनमें से कुछ लोगों ने दूसरे शिल्पकारी के कामों में दक्षता हासिल कर ली, यानी कि इन्होंने कुछ और काम सीख लिए। धीरे धीरे दूसरे पेशों में गए चंवर वंशियों के अलग अलग समूह पनपे और वे अलग अलग जातियों में विभाजित हो गए। यानी कि धीरे धीरे लोगों ने काम सीखा और काम के आधार पर ही वो धीरे धीरे बंटना शुरू हो गए। इस बारे में आपको कई बार ये बात बता चुके हैं कि हमारे देश में मौर्य काल में कोई भी जाति व्यवस्था नहीं थी। मैगस्थनीज की इंडिका इस बात की गवाह है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। और वैसे भी इंडिका का कुछ भाग हम बना भी चुके हैं, आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे देश में वर्ण व्यवस्था आई है और वर्ण व्यवस्था के बाद जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उससे पहले जाति व्यवस्था थी तो आप गलत हैं। यहाँ पर यही लिखा है कि जैसे ही हमारे देश में इन यानी कि यवन लोगों का आगमन हुआ, इन्होंने यहाँ के जो चंवर वंशी थे, नाग थे, उन सबको पराजित किया। इसके बाद इनके जो राज्य हैं उनको छीन लिया और इन्हें खेती के कामों में लगा दिया गया। धीरे धीरे कुछ लोगों ने कोई और दूसरा पेशा अपना लिया, उनमें उन्होंने अच्छी दक्षता हासिल कर ली। फिर वह उस समूह से धीरे धीरे कटने लगे और अलग अलग जातियों में ये विभाजित हो गए। इसके आगे लिखा है, वे सदा सदा के लिए अपने कुल के बंधुओं अर्थात चंवर वंशियों से दूर हो गए। इनके बीच रोटी बेटी के रिश्ते खत्म हो गए थे। इनमें से हल जोतने वाले हलिया अथवा हलवारा जाति के कहलाए, जबकि ये चंवर वंशी थे। पशुओं का गोबर ढोने वाले गोबर ढोबा कहलाए। छप्पर के घर बनाने वाले घरामी जाति के कहलाए। मूंज बलने वाले बलाई जाति के कहलाए। धान काटने वाले धानु कहलाए। मछली पकड़ने वाले मछुआरे अर्थात निषाद कहलाए। और चिड़िया बेचने मारने वाले चिड़ी मार कहलाए। और कठिन कामों को करने वाले दुसाद जाति के लोग कहलाए। कठिन कामों को आसानी से करने की महारत रखने वाले महार कहलाए। जो शारीरिक कला दिखाते थे वे नट बाजीगर कहलाए। जो लोहे का काम करते थे वो लोहार कहलाए। जो लकड़ी के काम से जुड़े हुए थे वह बढ़ई कहलाए। जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे वे कुम्हार कहलाए। और जो कपड़ा बुनने का काम करने लगे वे जुलाहे कहलाए। तो ये सारी जो जातियां हैं इनकी उत्पत्ति चंवर वंश से ही हुई है। जो घास काटने वाले थे वो घासी, घसियारे या घसिया जाति के लोग कहलाए। मांस के लिए पशु काटने वाले वधिक कहलाए। पशु चराने वाले ग्वाला कहलाए। और कपड़े धोने वाले धोबी कहलाए। इसके अलावा बांस से आजीविका चलाने वाले बंसपोड़ कहलाए। तो जितनी जातियों के नाम यहाँ पर लिए गए हैं ये प्राचीन काल में अर्थात यवनों के आने से पहले हमारे देश के शासक थे। यवनों ने जब इनको पराजित किया, पराजित करने के बाद इनके राज्य छीन लिए गए और इन्हें खेती का काम दे दिया गया। धीरे धीरे ये अपने समूहों से बिछड़ गए, अलग अलग काम करने लगे और इन जातियों का निर्माण हुआ। आज जो जातियां आपस में लड़ रही हैं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा कह रही हैं, वो और कोई नहीं है, वे सब ये चंवर वंशी ही हैं। आज इनमें ही इतनी लड़ाई छिड़ी है कि ये दूसरों से लड़ने की अपेक्षा खुद से लड़ना ही पसंद कर रहे हैं। इसके आगे लिखा है,
सभी दलित पिछड़ी जातियां पहले चमारों में ही शुमार होती थी। मूल नाम इनका चमर ही है। आजकल एक ही जाति ऐसी है जिसने अपनी मूल पहचान बरकरार रखी है, जो है चमार। बाकी जातियों ने अपने पेशे के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर अपना नाम रख लिया है और चमारों से स्वयं को अलग कर लिया है और चमर वंशी भी कहना बंद कर दिया है, जबकि ये मूल रूप से सब चमर वंशी ही हैं। इसके आगे लिखा है, इस बात का मौजूदा उदाहरण 1920 में अंग्रेजी लेखक G.W. ब्रिग्स महोदय के द्वारा लिखी गई पुस्तक द चमार है। ये पुस्तक बताती है कि उस समय 1156 जातियां चमारों में शुमार होती थी। 1920 के चमर वंश की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का यह अच्छा स्रोत है। आज की कोरी या कोली जाति, जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में पाई जाती है, यह जाति स्वयं को चमारों से अलग नहीं बल्कि श्रेष्ठ भी गिनती है, जबकि चमारों की तरह ही अछूत और प्रताड़ित हैं, बल्कि चमारों से भी बुरी स्थिति में है। यह जाति 1920 में चमारों के कितना निकट थी, यह द चमार पुस्तक में निम्न पंक्तियों में देखी जा सकती है। कोरी या कोली चमार विशेष रूप से गोरखपुर और लखनऊ मंडलों में पाए जाते हैं। यह जूता बनाने वाले, खेत मजदूर और जुलाहे का काम करते हैं। जहाँ पर वे चमड़े का काम नहीं करते हैं, उन्हें चमर जुलाहा के नाम से पुकारा जाता है। कोरी प्रायः चमारों के पास ही रहते हैं और निस्संदेह पहले ये चमार ही थे। कुछ स्थानों पर कोरी और चमार साथ साथ खाते हैं और आपस में विवाह करते हैं। मिर्जापुर में कोरी लोग चमार कोरी के नाम से जाने जाते हैं। ये बात आज भी आप गांव में जाकर देख सकते हैं, लेकिन आजकल की जो स्थिति है वो बिल्कुल विपरीत है। कोई भी जाति, भले ही उसकी उत्पत्ति चमर वंश से हुई हो, वो स्वयं को चमर वंश की उत्पत्ति मानता ही नहीं है, सिवाय एक जाति के, जो आज के चमार हैं। उनके अलावा कोई भी नहीं है जो अपने आप को चमर वंश का मानता हो। चमार जाति ही है जिन्होंने अपनी मूल पहचान को बना रखा है। यहाँ पे लिखा है, लेखक लिखता है कि कोर चमार वह है जो जुलाहे हैं, बाद में चर्म शोधन का काम करने लगे। चमार कोरी या चमर जुलाहा वे हैं जो चमार थे और बाद में कपड़ा बुनने लगे। चमार से दूसरी जाति बनने का एक उल्लेखनीय उदाहरण मुसलमान जुलाहा है। जो मुसलमानों में जुलाहा हैं वह भी पूर्व काल में चमर वंशी ही थे। इसके आगे लिखा है, संयुक्त प्रांत में यह पर्याप्त संख्या में है और भारत के अन्य भागों में भी ये हैं। विशेषतः पंजाब में भी पाए जाते हैं। ये लोग मूलतः चमार थे, किंतु जुलाहे के कार्य को अपनाने के कारण उन्हें बेहतर स्थिति प्राप्त कर ली थी। चमर वंशी ही हैं जो कई भागों में अलग अलग बटे हुए हैं। आगे लिखा है, बहुत से स्थानों पर उनका चमारों से अलगाव बहुत पहले हो गया था, किंतु एबिटसन महोदय ने इस प्रक्रिया के अभी भी जारी रहने के उदाहरण बताए हैं। उनके अनुसार अनेक समूह जुलाहे बन गए हैं। चमर जुलाहा, कोरी जुलाहा, मुसलमान जुलाहा और रैदास जुलाहा। बहुत से उदाहरण हैं जिनमें से चमार शब्द को जुलाहा के आगे से हटा दिया गया है। क्योंकि यह अपमान का प्रतीक है, इसीलिए चमार शब्द को हटा दिया गया है। अब केवल जुलाहा रह गया है, कहीं कोरी रह गया है, कहीं रैदास रह गया है। इसके आगे यहाँ लिखा है, हरियाणा के गुड़गांव जिले में कोरी चमार कहलाते हैं। कोरी उत्तर प्रदेश में आज भी चमारों की एक उपजाति है। वहाँ उन्हें आज भी कोरी चमार या कोरिया चमार या फिर कोली चमार कहा जाता है। जबकि कोरी चमार वहाँ जूता बनाने के साथ साथ रुई बुनने और कपड़ा बुनने का काम भी करते हैं। उत्तर प्रदेश में कोली चमार लखनऊ, बस्ती, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, फैजाबाद, जौनपुर और प्रतापगढ़ में अच्छी आबादी है इनकी। लेकिन अन्य राज्यों में स्थिति बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि अन्य राज्यों में जो कोली हैं या जो कोरी हैं, उन्होंने स्वयं को कोली लिखना शुरू कर दिया है और वे स्वयं को राजपूत मानते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में इनकी अलग अलग स्थिति है। इसके आगे यहाँ पर लिखा है, एक ब्राह्मण ग्रंथ के श्लोक के अनुसार जुलाहे का कार्य कपड़ा बुनने के साथ साथ चर्म का सामान बनाना भी बताया गया है। संत कबीर जी भी चमर जुलाहा थे। इस जाति को कहीं कहीं कोर चमर तो कहीं चमर कोरी के नाम से भी जानते हैं। संत कबीरदास के बारे में आज भी ये बताया जाता है कि वो मुसलमान थे,
लेकिन संत कबीर के जो तर्क हैं वो इतने जबरदस्त हैं कि वो बार बार ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि इनका संबंध चमर वंशियों से है। तर्क के मामले में चमर वंशियों को कोई भी पराजित नहीं कर सकता है और यह चीज आज भी चमर वंशियों में दिखाई देती है। इसके आगे लिखा है कि आज दुशाद जाति स्वयं को चमारों से अलग और उच्च सामाजिक स्थिति में मानती है, लेकिन सन 1920 तक दुशादों को दुसाद जुलाहे या चमार दुसाद ही कहा जाता था। यहाँ पर दुशाद जाति के बारे में भी जानकारी है। लेखक लिखता है कि वे सुअर पालते थे। बंगाल में दुसाद लोग चमारों की अपेक्षा उच्च स्थिति में दिखाई देते हैं। अभी हमने बताया कि क्षेत्र की स्थिति के आधार पर जैसे यहाँ पर कोई जाति गरीब है तो कोई अछूत है, कोई निम्न है तो कोई उच्च है। अगर कोई जाति अच्छी स्थिति में है तो वहाँ एक सवर्ण के रूप में है, और अगर निम्न जाति में है तो वो जाति चमार के रूप में है। यहाँ पर आगे लिखा है कि महाराष्ट्र में महार अछूत जातियों में स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं, यानी कि उच्च मानते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर इसी जाति में पैदा हुए थे। आज महाराष्ट्र में महार का चमार के साथ रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है, जबकि आज भी बिहार में चमार को महार कहा जाता है। इनका महाराष्ट्र की तरह कोई अलग अस्तित्व नहीं है। चमार को महार, चमायन को मेहरन कहा जाता है। मेहरन शब्द हो सकता है कि मरे हुए पशुओं का मांस खाने, उन्हें उठाने के संदर्भ में बना हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि आजकल जातियां आपस में ही एक दूसरे को ऊंचा नीचा मानने में लगी हैं, जबकि ये सारी जातियां एक ही राजवंश से पैदा हुई हैं। इतिहास की जानकारी न होने के कारण ये आपस में एक दूसरे पर इतना बैर रखते हैं, जिसका उदाहरण आज आप लोग स्वयं देख सकते हैं। इन सभी जातियों की जो उत्पत्ति है वह चवर वंश से हुई है, और चवर वंश एक बहुत बड़ा वंश है। ये नागवंशी लोग थे। भारत में नागवंशी 2 प्रकार के हैं। यह बात आपसे कई बार बता चुके हैं। एक वो नागवंशी हैं जो सम्राट अशोक से पहले भारत में रह रहे थे, और एक वे नागवंशी हैं जो सम्राट अशोक के बाद भारत में आए, और उन्होंने अपना जो विशेष स्थान है वह विदिशा के आसपास बनाया था। और इन नागवंशियों की उत्पत्ति यवनों से बताई गई है। नागवंशी मूलतः काले थे, वो गोरे नहीं थे, सांवले थे, लेकिन बाद में जो नागवंशी हमारे देश में आए वो गोरे थे। इसीलिए विद्वानों ने उनकी उत्पत्ति यवनों से मानी है। इन 2 पुस्तकों में बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है। अगर आप लोग इन पुस्तकों को पढ़ना चाहते हो तो ये ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। वहाँ से मंगवाकर आप इन्हें ज़रूर पढ़ें। अपनी अपनी जाति का इतिहास खोजने का प्रयास करें, ताकि आप अपने आप को, स्वयं को जान सकें कि हमारे पूर्वज कौन थे, क्या करते थे, और आज हमारी जाति इस स्थिति में क्यों है। यह सब कुछ आप जान सकते हैं। हमारे देश में जातियों की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, और बिना जाति को जाने लोग एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार भी नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि चमर वंशियों से आज की कौन कौन सी जातियों की उत्पत्ति हुई है। उन सभी जातियों के नाम भी बताए गए हैं, ताकि आपको उनका सही इतिहास पता चल सके। इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग जागरूक हों कि उनकी असली पहचान क्या है। आपको भी किसी विशेष जाति के बारे में अगर पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, जिससे कि इसके बारे में भी वीडियो बनाई जा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।